नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बीपीएससी अड्डा पे। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा पीटी 2021 जिसका एग्जाम 26 दिसंबर को प्लान है, प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि 1 डिस्कस ऑलरेडी हमने कर दिया है। आई होप आप लोगों में से जो भी एस्पायरेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे आपने उसे देखा होगा और बनाया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि आपका जो भी स्कोर होता है काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट कराएं ताकि मुझे पता चले कि किस तरीके से आप लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, आप लोग पूरा सोल्व कर पा भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, हमारा फर्ज है वीडियो अपलोड करना, सो मैं वो करूँगा। आप लोग वीडियो को देखें, उससे लाभान्वित हों। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें फिर से कुल 100 प्रश्नों का संकलन किया गया है जिसमें जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रखा गया है। आज के प्रश्नों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा घटाया है और उसका कट ऑफ है 70। जो भी विद्यार्थी बिहार दरोगा का दे रहे हैं, प्लीज़ सीरियसली आप टेस्ट पेपर को लगाएं। टेस्ट पेपर आपकी रियल इवोल्यूशन बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए हुए हम प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। आज का दोस्त हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? देखिए, यह जो कथन है आपको बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बिहार दरोगा में खास करके देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तब उसमें भी इस तरह के प्रश्नों को संकलन देखा जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 67th आगामी जो 67th बीपीएससी देने वाले हैं तो उसमें भी ये फायदा करेगा, या बिहार सीडीपीओ का देने वाले हैं तो उसमें भी ये फायदा करेगा। तो चलिए, ये जो कथन है दोस्त वो है कथन लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्वदेशी आंदोलन था, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आंध्र के डेल्टाई इलाकों में इसको किस नाम से जाना जाता था। आपके पास ऑप्शन है, ए स्वराज आंदोलन, बी तूफानी आंदोलन, सी वंदे मातरम आंदोलन और डी हिंद आंदोलन। देखिए, आंध्र के डेल्टाई भागों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदे मातरम आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा। अगर प्रश्न एक बार में समझ में ना आए तो प्रश्न को 2 बार पढ़िए। देखिए, कभी भी प्रश्न को लाइटली मत लीजिएगा। हमेशा क्या होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें याद रहती है, लेकिन प्रश्न को जो सबसे ईजी होता है वही प्रश्न एग्जाम में सबसे पहले गलती भी होता है। तो आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बिहार के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो मेजर ध्यानचंद, आपको मालूम है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो उसका अवार्ड का नाम बदल दिया अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब आपको बिहार के उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2021 में, है ना। तो देखिए, शरद कुमार ये भी बिहार के हैं, लेकिन शरद कुमार को क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था? नहीं, शरद कुमार को अर्जुन अवार्ड मिला था। तो ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड जो आप हमेशा प्रयोग करते हैं उस मेथड से आप इसको, अगर आप नहीं जानते हैं तो निकाल सकते हैं। रवि कुमार को आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा को आप जानते हैं। दिस बोथ गाइज डज नॉट बिलोंग टू बिहार, लेकिन हाँ, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। नीरज चोपड़ा को भी मिला है और रवि कुमार को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो शरद कुमार होंगे नहीं, नीरज चोपड़ा होगा नहीं, रवि कुमार और नीरज चोपड़ा चूंकि बिहार के नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार। क्या है? प्रमोद कुमार ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये बिहार के हैं और इनको मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके पूछे जाने की संभावना है इस बार बिहार दरोगा में। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजय करोल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय करोल।
देखिए अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं या वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, ये आप पर मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है। इनमें से कौन एक फेफड़ा से संबंधित बीमारी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इनमें से बीमारी जो आपको तीन बीमारी का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है फेफड़ा से संबंधित यानी लंग्स से संबंधित डिजीज है। ए सिलिकोसिस, बी ब्रोंकाइटिस एंड सी निमोनिया। सो गाइज ये तीनों के तीनों जो बीमारी है वो फेफड़ा से संबंधित है यानी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, सिलिकोसिस भी, ब्रोंकाइटिस भी और निमोनिया भी। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। सो गाइज बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन समूह की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की बात करें तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ए 8 दिसंबर 1984, अगेन 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1986 और 8 दिसंबर 1987। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवल डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, नॉट उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्थात जज की जो होता है रिटायरमेंट एज क्या है? ए 57 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी 65 वर्ष। सो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने का जो उम्र होता है वो होता है 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार से संबंधित, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? हो सकता है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इस प्रश्न को देख के ये सोच रहे होंगे बहुत सिली सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम होता है और बिहार के एग्जाम में अक्सर ये देखा गया है कि वहां जाने के बाद गलती हो जाता है और उसके बाद फिर बोलते सिट ये तो आता ही था, है ना। तो चलिए, ए रेणु देवी, बी सुशील मोदी एंड सी तारकिशोर प्रसाद एंड डी है ए एंड सी दोनों। देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, यानी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए एन सी दोनों, दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में वर्तमान में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी तारकिशोर प्रसाद साहब देख रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। सो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में सीटों की मैक्सिमम सीट क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है 245, 243, 249 और 250। राज्यसभा में अगर मैक्सिमम सीटों की संख्या की बात करें तो वो होता है 250, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी देहरादून, सी चेन्नई एंड डी मुंबई। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। आप अपना मार्किंग करते रहिए, अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, लिखते रहिए ताकि आपको पता चले कि कितना गलती हो रहा है और कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है तो ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हरियाणा। तो भारत में लिंगानुपात की बात करें, भारत में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम जो है हरियाणा में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। भारत में पूछ रहा है आपसे कि भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, नाथुला दर्रा स्थित है। तो नाथुला और जलेपला ये दोनों जो है कहाँ पर स्थित है?
आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो नाथुला और जेलेपला जो है ये सिक्किम में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। नाथुला और जेलेपला कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। बिहार पंचायत जो चुनाव 2021 है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 9 चरण, बी 10 चरण, सी 11 चरण एंड डी 12 चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 चरण। बिहार पंचायत चुनाव जो है वो 11 चरणों, कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ। नोटिफिकेशन अगर आपसे पूछता है कि इसकी नोटिफिकेशन कब दिया गया था, तो 24 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और पहला जो फेज स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज 24 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और लास्ट फेज जो हुआ था वो 12 दिसंबर को हुआ था। तो ये था पूरा शेड्यूल। 24 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, टोटल 11 फेज थे। फर्स्ट फेज 24 सितंबर को और लास्ट फेज 12 दिसंबर को। याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे और कंफ्यूज हो जाएगा आप वहाँ। क्वेश्चन नंबर 17, चुनाव आचार संहिता लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है चुनाव के एक दिन पहले से, चुनाव के 48 घंटा पहले से, चुनाव के शेड्यूल जारी करते ही, या चुनाव तारीख के 1 महीना पहले से। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त या केंद्रीय जो चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जब भी इलेक्शंस की बातें करते हैं, जहां भी इलेक्शन होता है, तो जैसे ही डेट अनाउंस होता है उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। यानी चुनाव के शेड्यूल जारी करते ही क्या हो जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्तिकांत दास आरबीआई के ... गवर्नर हैं। देखिए, ये तो मालूम है आपको कि वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो शक्तिकांत दास हैं। लेकिन कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए 23 में, बी 24 में, सी 25 में या डी 26 में। चलिए, तो शक्तिकांत दास बताना है आपको कि भारत के कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। आपका आंसर हो जाएगा 25th। इस तरह के प्रश्न पूछ देगा। राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, तो राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास यानी आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ए आसाम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल एंड डी नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? ध्यान दीजिएगा, राइटर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पढ़ते समय पक्का ध्यान दीजिएगा। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए अमित शाह, बी वेंकैया नायडू, सी श्री नरेंद्र मोदी एंड डी रामनाथ कोविंद। तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का हाल ही में विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तब आप क्या बताइएगा? इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश। क्या हैं? डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति आयोग द्वारा जारी एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अधिक गरीबी कहां पर है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बिहार के करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा प्रश्न हमको लगता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अभी बिफरे भी पड़े हैं। नीतीश कुमार ने बोला है कि हाँ, आई एक्सेप्ट दैट बिहार इज अ पुअर स्टेट एंड दैट्स व्हाई नीति आयोग शुड गिव अ स्पेशल स्टेटस टू बिहार बिकॉज वन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। सो नीति आयोग का उन्होंने जो डिफिनेशंस दिया है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सो नीति आयोग इज नॉट वर्किंग इन द रियल मीन्स, जो उन्होंने बातें कही है। तो चलिए, एनीवे लेट्स सी कि कब बिहार को स्पेशल स्टेटस की दर्जा मिलता है। चलिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो सिर्फ बातें करते हैं, आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार सबसे अधिक गरीब कहाँ है? तो आपने इतना डिस्कशन के बाद समझ गया होगा कि कहाँ पर है, ये बिहार में है ना। तो बिहार में सबसे ज़्यादा 51.91%, और उसके बाद जो है झारखंड में है 42.16% लोग जो हैं गरीब हैं, और उसके बाद यूपी में 37.79%। तो ये डाटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का जो विजेता है, आपका नाम बताना है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मुंबई एंड डी दिल्ली। यहाँ दोबारा हो गया है दिल्ली, काट दीजिए एक को। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो विजेता है, ना तो दिल्ली जीता है, ना मुंबई जीता है, और ना ही कर्नाटक जीता है। तो जीता कौन है? तमिलनाडु जीता है, कर्नाटक को हरा करके। ठीक है, चलिए अगला आंसर देखते हैं। 152 रनों से हराया था कर्नाटक को। 23 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? थोड़ा सा फास्ट होते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को वर्ष किस रूप में मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? आपको बताना है कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी। 2 सेकंड में वेट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। तो गुप्त काल में अगर बात करें भू राजस्व की दर की, तो वो था उपज का 1/6 हिस्सा। ठीक है, क्या था? 1/6 हिस्सा। आपको 2 से 3 सेकंड का ही समय दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं इसको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की काल की अगर हम बात करें तो आपके पास ऑप्शन है मौर्य, पाल, कुषाण, गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम दशहरा युद्ध भी कहते हैं, किस नदी पर लड़ा गया था? ए ब्रह्मपुत्रा, बी गोदावरी, सी परुसनी एंड डी गंगा। तो दशहरा युद्ध जो है वो परुसनी नदी पर लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परुसनी नदी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव पूछ रहा है। तो ए आपके पास ऑप्शन है 49, 50, 52, 53। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में एकाधिकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक ऐसा चीज है जिस पर बिहार का एकाधिकार है भारत में? ठीक है, तो अपने आप में यह प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी चांदी, सी चूना पत्थर एंड डी पाइराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइराइट। पाइराइट में भारत में बिहार का एकाधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न कुछ और है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यह प्रश्न है। ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी सासाराम एंड डी पूर्णिया। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वो भी है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पर है? ये है पश्चिमी चंपारण में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता कब बने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता कब बने थे? ए चंपारण सत्याग्रह से, खेड़ा आंदोलन से, सी अहमदाबाद आंदोलन से एंड डी रॉलेट सत्याग्रह से। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट करूंगा, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। आप आंसर का इंतजार करने का मतलब आप अपने मन में दे दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता कब बने? ए चंपारण सत्याग्रह, बी खेड़ा आंदोलन, सी अहमदाबाद आंदोलन से एंड डी रॉलेट सत्याग्रह से। तो गांधी जी जो सच्चे राष्ट्रीय नेता बने थे वो रॉलेट सत्याग्रह से बने थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ की थी। ठीक है, तो दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और किसके विरोध में दांडी मार्च क्यों प्रारंभ करना पड़ा भाई महात्मा गांधी को? तो साल्ट के विरोध में, है ना। टाटा नमक है प्रचार, देखते हैं। तो टाटा नमक में क्या साल्ट है, ये वाला प्रचार आपने देखा होगा। ठीक है, तो नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया था? दांडी मार्च प्रारंभ किया था। और कब किया था ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 मार्च 1930 को किया था। और खत्म कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था खत्म। चलिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? भारत का बिस्मार्क, ये प्रश्न तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको बताना है कि राज्यसभा का
एक्स ऑफिस को चेयरमैन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का पदेन चेयरमैन होते हैं, यानी एक्स ऑफिस को चेयरमैन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्रिकेट की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीती? क्रिकेट का पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीती? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीत लिया था इस श्रृंखला, है ना। चलिए वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन बताना है, मंथली पेमेंट बताना है। 3.5 लाख, 3,80,000, 4,20,000, 5 लाख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख रुपया है राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन। चलिए टैक्सेबल है या नहीं है इस पर चर्चा हुआ था, देखिएगा ध्यान में कहीं क्वेश्चन आ ना जाए। टैक्सेबल है, ठीक है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए चंबा, बी रानीखेत, सी मसूरी एंड डी नैनीताल। तो पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, 2 एकड़ में बनाया गया है इसको। तो दो आंसर हो जाएगा रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, नवंबर 2021 के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, त्रिपक्षीय, ठीक है, 3 देश यानी शामिल होगा इसमें, समुद्री अभ्यास सिटमैक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिटमैक्स का जो आयोजन है त्रिपक्षीय, नवंबर 2021 की बात कर रहा है, मंथ पर स्पेसिफाई किया है, तो ये अंडमान सागर में हुआ था, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसमें कौन कौन से थे सिटमैक्स में? इंडिया, ठीक है, कौन? इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड ये तीनों देश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अगेन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो आपको बताना है कि युद्धाभ्यास शक्ति 2021 जो है किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत अमेरिका और भारत इजराइल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और फ्रांस के बीच हुआ है युद्धाभ्यास शक्ति 2021। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, भारत के संसद में होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन है अच्छा। भारत के संसद में कौन कौन आता है, शामिल होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा एंड डी राज्यसभा। इनमें आपको बताना है कि क्या चारों आते हैं, क्या 3 आते हैं, और 3 आते हैं तो कौन कौन 3 आते हैं। ये नीचे कूट दिया हुआ है, मैं 2 सेकंड वेट करूंगा। आपके पास ऑप्शन है ए 1, 2 एंड 3, बी 1, 3 एंड 4, सी 3, 4 एंड डी 2, 3 एंड 4। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के पार्लियामेंट की अगर बात जब भी करेगा तो पार्लियामेंट में ऊपर में होते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड यहाँ होता है लोकसभा, यहाँ होता है राज्यसभा, ठीक है, समझ में आ गया। सो यू नाउ गॉट दैट आंसर कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो जहां भी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा यानी 1, 3 एंड 4 जहां भी दिख जाए आंसर मार दीजिए, 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो ये तो मालूम है आपको कि भारत के कौन से ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक सोयाबीन खेती होती है, वो होता है मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, लंदन में इंडियाज हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी लाला हरदयाल। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ दूं, लंदन में इंडियाज हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लंदन में इंडिया जो हाउस था वो किसके द्वारा किया गया था? पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, दादाभाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1905 में हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था और इसी इंडिया होम रूल सोसाइटी को क्या बोला जाता था? इंडियाज हाउस बोला जाता था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान एंड डी बैरम खान। देखिए ये सारे के सारे तुलसीदास और बीरबल, रहीम खान, बैरम खान ये सब अकबर के समय के थे। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था, ठीक है, दरबारी कवि इनमें कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना और रहीम खान जो होते थे उनका शॉर्ट में बोलता था रहीम खान, यानी ही वाज द अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो 26 किलोमीटर का आई थिंक है ये हीराकुंड जो है,
तो हीराकुंड बांध है, कौन है, महानदी रिवर पर हीराकुंड बांध है 26 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, तो ये है भारत में सबसे लंबा बांध, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह ये तो मालूम है आपको कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौर परिवार में जो 8 ग्रह हैं, टोटल कितने ग्रह हैं सौर परिवार में, 8 ग्रह, और उसमें सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट से जब भी प्रश्न मिले तो उसको बड़ा अच्छे से स्माइल देके बनाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में से कौन एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। आपके पास ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कार्बन CFC क्लोरोफ्लोरो जो क्लोरीन होता है, एंड C सल्फर डाइऑक्साइड, एंड D मीथेन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका CFC जो है काफी हद तक बहुत ज्यादा जिम्मेदार है किसके लिए, ओजोन परत के छेद के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए कौन सा पार्ट्स जिम्मेदार है शरीर का। A मस्तिष्क, B फेफड़ा, C अस्थि मज्जा, एंड D हृदय। तो RBC के निर्माण के लिए बोन मैरो जो है वो क्या है, जिम्मेदार होता है। क्या होता है, जिम्मेदार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व का एथेंस A कोच्चि, B पटना, C मदुरै, एंड D प्रयागराज। तो पूर्व का एथेंस किसको बोला जाता है, मदुरै को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारत में GST यानी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था। GST बताना है आपको कि कब लागू हुआ था। तो A 8 जुलाई 2017, B 1 जुलाई 2017, C 23 जुलाई 2017, एंड D 1 मार्च 2017। तो भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। A शहरीकरण, B प्रतिरक्षण, C स्वास्थ्य एवं सफाई, एंड D ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान। वेट करूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड, देखता हूं क्या आपका आंसर आता है। आप अपना बनाइए जल्दी से और फिर आंसर बताऊंगा तो फिर बताइएगा। A शहरीकरण, B प्रतिरक्षण, C स्वास्थ्य एवं सफाई, एंड D ग्रामीण भारत के पुनरुद्धार से। कईयों का तो आंसर आ गया होगा C स्वास्थ्य एवं सफाई, है ना। स्वास्थ्य तक तो ठीक था बट सफाई वाला नहीं है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो प्रतिरक्षण है, और प्रतिरक्षण का इंग्लिश होता है इम्यून सिस्टम्स। सो टीकाकरण जो होता है, टीकाकरण किस लिए होता है, इम्यून को बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है ना। आपने अभी कोविड का वैक्सीनेशन लिया, किस लिए लिया, ताकि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए और आप उससे फाइट कर सके। चलिए वो कोई ऐसा नहीं है कि वो उसके दवा था, वो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वो दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो A है 28 जनवरी, B 28 मार्च, C 28 फरवरी, एंड D 28 अप्रैल। तो विज्ञान दिवस राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। A रदरफोर्ड, B J.J. थॉमसन, C नील बोर, एंड D चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, J.J. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में। एलिसा टेस्ट आपने पढ़ा होगा का प्रयोग किस रोग के परिरक्षण यानी टेस्टिंग के लिए किया जाता है। A एड्स, B पोलियो, C टाइफाइड, एंड D कैंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A एड्स। क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि रीजन में दिया हुआ यहाँ 4, सूर्य प्रकाश में नीला का जो प्रकाश है वो अधिक है। B वातावरण में वायु के कणों के द्वारा सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण, C वातावरण प्रदूषण के द्वारा सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण, या D अन्य रंगों का खगोलीय पिंडों द्वारा अवशोषण होने के कारण। तो आपको बताना है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का आंसर अगर मैं बताऊं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B वातावरण में वायु के कणों के द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है। A रेटिनॉल, B राइबोफ्लाविन, C साइनोक्वालामिन, एंड D एड्रामिन। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोक्वालमिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन C साइनोक्वालमिन। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ।
ठीक है। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून से, ठीक है। बार बार न्यूज में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। जब भी कोई पार्टी का नेता इधर से उधर मूव करता है तो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा न्यूज में रहता है। तो 10वां जो शेड्यूल है भारत के संविधान का, 10वां जो शेड्यूल है वो दल बदल से संबंधित है, बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको तो मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने, यहां प्रश्न पूछ रहा है, नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे पंचायत के बारे में नहीं पूछ रहा है, नगरीय स्थानीय निकाय को पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां एंड डी 74वां। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो नगरीय स्थानीय इकाई का जब भी पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका 74वां, लेकिन पंचायत जब पूछता तो आपका हो जाता 73वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, तो इस प्रश्न का मैंने बता दिया आंसर क्या है, 74th। नगरीय स्थानीय निकायों का जो संवैधानिक दर्जा था भारत के 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? चलिए, इस प्रश्न के लिए भी मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेट अस सी हाउ मच यू आर अपडेटेड। मुझे देखना है कि आप लोगों में से कितने लोग जो हैं अपडेटेड हैं, ठीक है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा ना हो सोचले कि सर अपडेटेड बोल दिए तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ए 12, बी 2, सी 6 एंड डी 1 भी नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? चलिए, इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा अपना। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की मनोनयन की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अर्लियर राष्ट्रपति के द्वारा अगर ऐसा लगता था उनको कि लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्यपाल को लगता है कि हमारे विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, तो उनमें से मनोनयन होता था। तो लोकसभा में 2 व्यक्ति का मनोनयन होता था, यानी नॉमिनेशन होता था। लेकिन 1 जनवरी 2020 से इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। सो द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट इंडिया वेयर डिसकंटिन्यूड बाई, किसके द्वारा? 126th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, याद रहेगा। 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये क्या था? बिल था 2019 में। और इसके बाद इस बिल को एक्ट बना, जब बिल एक्ट बना तो 144th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया ये 2029 का। तो आई होप इतना याद रहेगा। उसके बाद अब एक भी का मनोनयन नहीं होता, डिसकंटिन्यू कर दिया गया इस चीज़ों को, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा फास्ट वर्क करते हैं, क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत एंड डी यज्ञाशय। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो किसका होता है? यकृत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? समन। सो समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट आपने सुना होगा, SUMMON, समन ऑफ द पार्लियामेंट जो है राइट किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के पास या केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास। तो संसद के सदन, चाहे वो दोनों सदन को बुला सकता है, तो ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? समनिंग और प्रोरोज जो होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इराविकुलम या लोकसभा का डिजोल्व करने का भी पावर राष्ट्रपति के पास होता है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम जो है किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी असम एंड डी केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है दैट इज रिलेटेड विद केरल, है ना, केरला में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ए राजाराम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहला व्यक्ति कौन था?
वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंगूर की खेती को निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ए विटीकल्चर, बी स्पीसीकल्चर, सी सेरीकल्चर एंड डी हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी, सेरीकल्चर आपको मालूम है रेशम की कीट, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। तो 3 होगा नहीं तो बच्चा कौन? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ये बीपीएससी अड्डा का बिहार दरोगा का सेट 2 है, सेट 3 भी जल्द मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपसे मैंने प्रॉमिस किया है तो 22 तारीख से पहले आपको पूरा सेट्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सारा अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि एक ही दिन में देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, उसका एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस किया हुआ है। तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। खादर और वांगर लिखित निम्न, ओके यहाँ पर थोड़ा सा ये है मिस्टेक्स है, आइए इसको हम अमेंड कर देते हैं। यहाँ क्या है? खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? यहाँ निम्नलिखित कर दीजिएगा, राइट। एनीवे, तो खादर और वांगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मिट्टी है? ए काली, बी जलोढ़, सी लाल और डी लेटेराइट। तो आपने पढ़ा होगा कि वांगर और जो खादर है एक पुराना जलोढ़ मिट्टी और एक नया जलोढ़ मिट्टी है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर कीजिए सो दैट ये आपके मीन्स के समय भी आपको मैं सेवा दे सकूं। एंड इवन आई विल बी कंटिन्यू फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशंस, जो भी एग्जाम है आपका बीपीएससी का जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें भी आपको मैं हेल्प कर सकूँ। तो तनामी रेगिस्तान अगला प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी भारत। तनामी रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो तनामी रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें कह रहा है कि कौन एबायोटिक नहीं है। एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जिसमें लाइफ होता है, एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होता है। तो एबायोटिक कौन नहीं है? तो जैसा पानी, मृदा, हवा, ये तीनों क्या हो गया? एबायोटिक हो गया। तो बच्चा कौन? कवक एबायोटिक नहीं होगा। चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रश्न थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें कही गई है? तो संविधान का अनुच्छेद बताना है जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें कही गई है। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 39। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बातें हैं आर्टिकल 45 में की गई है। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस चीज पर जोर दिया था? ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है किस चीज पर जोर दिया था? विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन, महिलाओं को रोजगार देने के लिए या परिवार नियोजन के लिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए जल्दी से। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर ज्यादा फोकस किया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन, आगे नहीं बताऊंगा मैं। ईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको इसलिए मैं बता दिया कि यूनाइटेड नेशन यहाँ सभी में है ना। आगे आपको बताना है कि क्या होगा। एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, एजुकेशनल प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? 71 में कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है? तो आपको बताना है कि उस अनुसूची का, भारतीय संविधान की वो अनुसूची कौन सा है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी तीनों विषय शामिल हैं? ए 7वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची एंड डी दूसरा अनुसूची। तो 10वां अनुसूची तो आपको मालूम ही है कि ये किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो संबंध है वो 7वां अनुसूची से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां अनुसूची। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7वां अनुसूची। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। कांग्रेस लीग स्कीम 1916 को नाम से भी जाना जाता है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से नाम से कांग्रेस लीग 1916 को हम
अलग नाम से भी जानते हैं। ए कानपुर समझौता, बी दिल्ली समझौता, सी लखनऊ समझौता एंड डी अमृतसर समझौता। तो आपको मालूम है 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस लीग स्कीम को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आइए ज्योग्राफी का प्रश्न है। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? तो AW का वर्णन जो होता है, कोपेन का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। तो ए पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सी उष्णकटिबंधीय जलवायु एंड डी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। तो AW से मतलब क्या होता है? आपने जब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की चर्चा किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि AW का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र, इतना ही नहीं है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ऑप्शन में क्या हमको मिल रहा है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो मिल रहा है और शुष्क जलवायु प्रदेश नहीं मिल रहा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु प्रदेश मिलकर के क्या बनाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु बनाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, डी जवाहरलाल नेहरू। टोटल रिवॉल्यूशन जो है वो नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ए 1999, बी 1997, सी 1998 एंड डी 1996। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? जल्दी बता दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1999। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1997, बी 2000, सी 2005 एंड डी 2006। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में साइन हुआ था, लेकिन लागू होने में थोड़ा टाइम लग गया इसको, और ये लागू हुआ था 2005 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्राम सभा, संवैधानिक प्रावधान जो है ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी एंड 243 डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के गठन, ठीक है, ग्राम में एक सभा होता है और उस ग्राम सभा में क्या होता है, 18 वर्ष से ऊपर जो जितने भी वयस्क हैं उनको भाग लेते हैं उसमें। तो उसकी जो बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 ए में है। 78 में कह रहा, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है? तो इलेक्शन, पंचायती राज के लिए इलेक्शन का जो प्रावधान है वो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति को जो ऑर्डिनेंस पार करते हैं राष्ट्रपति, तो उसका जो पावर है वो आर्टिकल 1, 2, 3 संविधान के अनुच्छेद 123 से इनको मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के जो गति है उसका पहला नियम ए गुरुत्वाकर्षण, बी जड़ता का नियम, सी संवेग का संरक्षण और डी ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन के जो गति का पहला नियम जो होता है वो जड़ता का नियम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम। आपने पढ़ा होगा कि कोई वस्तु अगर सरल रेखा पर है तो वो जब तक चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स इम्प्लाई नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल नहीं किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस कर को शामिल, कौन से टैक्स को शामिल नहीं किया गया है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित शुल्क और सेवा कर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सीमा शुल्क को नहीं शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली की जब भी आएगा बात तो केरल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा?
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान 46 रहा। तो इस प्रश्न का आंसर 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत अपनी किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? आपको बताना है कि भारत जो है सबसे लंबा सीमा साझा किसके साथ करता है? तो म्यांमार के साथ कितना करता है? 1643 किलोमीटर करता है। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर और चाइना के साथ करता है 3488 और बांग्लादेश के साथ कितना करता है? 4096। तो कौन हो गया? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी 1933 में, 1930 में, 1929 में, 1931 में। तो ये तीनों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की जो सजा है 1931 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान क्या रहा? तो 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का जो स्थान है वो क्या रहा? 12वां, 13वां, 15वां, 17वां। तो बिहार का स्थान रहा 13वें पायदान पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, डॉट 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 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि मॉर्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? 1981 का एक्ट से, 1935 का एक्ट से, 1909 का एक्ट से या 1919 के एक्ट से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 का थीम क्या था? आपसे पूछ रहा है जो वर्ष 2021 में योग दिवस, जैसा कि मालूम है आपको, योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जा रहा है। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, आत्मा के लिए योग, शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग या योग के साथ रहें, घर पर रहें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य के लिए योग। पिछले वर्ष का था योग के साथ रहें और घर पर रहें, है ना, 2020 वाला। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो जैसा कि मालूम है कलिंग युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ था और इसके बाद अशोक का धर्म हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, मंजूषा पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मंजूषा पेंटिंग, ठीक है, सुना है आपने मंजूषा पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग सुना होगे, मंजूषा पेंटिंग भी है। तो मंजूषा पेंटिंग का संबंध बिहार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, अपने क्वेश्चन बनाया था, लिंगानुपात भारत में सबसे कम कहाँ है? अब आपको बताना है कि लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है। प्रति 100 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या या प्रति 1 लाख में स्त्रियों की संख्या? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 93 है, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक जिसको बोलते हैं आप, तो 2024 का समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2020 वाला मालूम था आपको कि 2020 वाला कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो में। तो टोक्यो में जब जस्ट 2021 में हुआ था संपन्न, और ये 2024 वाला जो है पेरिस फ्रांस में होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो आपसे प्रश्न में है कि भारत जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? 2020, 22, 23, 24। तो भारत जो है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, वायुमंडल के किस सतह में तापमान हमेशा स्थिर रहता है? ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली स्थिर रहता है। तो ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन मंडल एंड डी आयन मंडल। तो जैसा कि वर्ड से आपको पता चल रहा है समताप मंडल यानी समान ताप वाला मंडल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो वाला जो मंडल होता है वो समताप मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, बिहार में फल विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबौर में। कहाँ पर है? सबौर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सबौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है बिहार में कहाँ पर है? हाजीपुर में, पटना में, दानापुर में या भागलपुर में? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है?
तो राजकीय भाषा आपको बताना है हिंदी व संस्कृत, हिंदी व उर्दू, हिंदी व अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का पहला राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरा जो है वो क्या है, उर्दू है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी व उर्दू। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, महान भारतीय कवि एवं नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। यहां प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं लिखी थी, कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। ए ऋतुसंहार, शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम और मालती माधवा। तो मैं बता दूं कि ऊपर तीनों जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, यानी ये वाला पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालती माधवा। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ए जुलाई 1980, बी जुलाई 1981, सी जुलाई 1982 और डी जुलाई 1985। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाबार्ड की जो स्थापना है वह जुलाई 1982 में हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1982। सो आई होप आपने सारे प्रश्न बना लिए होंगे और आप अपना आंसर इवैल्यूएट करके, काउंट करके फीडबैक सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, ठीक है। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।